देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। गांव की काफ़ी सारी कहानियां वाकई बेहद ही बेहतरीन और डरावनी होती हैं, लेकिन वहीं कभी कभार गांव के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिन पर यकीन करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ये घटना हमारे गांव में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा की है और उसके पूरे परिवार के साथ हुई इस घटना की है। इस घटना को सालों बीत चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। वो बूढ़ी अम्मा अपने परिवार के साथ कुछ दिन पहले उस गांव में शिफ्ट हुई थी। गांव का हाल एकदम सही सलामत था, लेकिन एक शाम जब ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बारिश के आने के संकेत भी मिल रहे थे, उस वक्त वायु का वेग भी इस कदर हावी था मानो तूफान आने वाला है। और इसी बीच बूढ़ी अम्मा का बेटा दिनेश मेरे पास पहुंच गया, क्योंकि वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी था, जिस कारण वो अपनी बुक लेकर मेरे पास पहुंचा और फिर हम दोनों पढ़ाई में मगन हो गए। सूरज ढलता जा रहा था और फिर जब अंधेरा भी चारों तरफ हावी होने के मुमकिन में जुटा हुआ था और अब दिनेश भी अपने घर की तरफ ही लौटने वाला था कि तभी एक कड़कड़ाती हुई बिजली अचानक ही हमारे बड़े से गांव के पेड़ पर गिरी। उस बिजली का खौफ गांव में इस कदर फैल गया कि किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं हुई उस तूफानी बारिश में अपने घर से बाहर निकलने की। लेकिन दिनेश अपने घर जाना चाहता था, पर मैंने किसी भी तरह से उसे रोक रखा था। बाद में जब बारिश के रूप ने अपना प्रकोप थोड़ा कम किया, तब जाकर दिनेश मेरे घर से रवाना हुआ। उसके घर की दूरी मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ 700 मीटर का छोटा सा फासला था। बस फर्क इतना था कि उसका घर एक खंडर मोहल्ले के अंदर पड़ता है, जहाँ पर अनसुनी बातों को जन्म देने के बाद उसे हॉन्टेड कहा जाता है। मगर सच बताऊं तो मैंने कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं किया था, क्योंकि जहाँ तक मेरी सोच थी तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ सुनने में अच्छी लगती थी। लेकिन जब उस बारिश के मौसम में मुझे अपने दोस्त की चीख पुकार सुनाई दी, तो कुछ पलों के लिए मैं भी थोड़ा सा घबरा सा गया और उसे ढूंढने लगा। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो मुझसे लगातार दूर चला जा रहा हो। मैं उसी भीगी हुई सड़क के ऊपर अपने कदम पटकते हुए लगातार उसकी तलाश में जुटा हुआ था, लेकिन उसका कोई भी ठिकाना ना था। पता नहीं वो इतनी सी देर में कहाँ गायब हो गया। और फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसको फ़ोन करने लगा, और जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने मुझे बताया कि वो तो काफ़ी देर पहले ही अपने घर पहुंच चुका था। मुझे उसकी बातों में विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने मुझे जल्द से जल्द उस जगह से निकलने का सुझाव दिया। मैं भी उसी समय वहाँ से निकल गया और अपने घर लौट गया। मेरे दिमाग में बार बार यही बातें घूम रही थी कि आखिर वो आदमी कौन था जो इतनी ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ें दे रहा था। हालांकि उसने मेरा नाम तो नहीं लिया, इसके बावजूद यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दी, क्योंकि अगर किसी और भी व्यक्ति को यह दहला देने वाली आवाज़ सुनाई दी होती तो मेरे अलावा कोई और भी भागता हुआ वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाता। बाद में मैंने इस बात को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा और उस रात आराम से मैं घर लौट गया। लेकिन जब सुबह हुई तो मुझे जो खबर सुनने को मिली उसे सुनकर तो मेरा पूरा का पूरा बदन थर थर काँप उठा। दरअसल मुझे पता चला कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था, क्योंकि रात के लगभग 7:30 बजे के आसपास वह मेरे घर से निकला था और उसका एक्सीडेंट भी इसी समय पर हुआ था। लोगों की यह बातें गलत भी साबित हो सकती थी, लेकिन बाद में जो बात मुझे पता चली तो उसे सुनकर दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट पड़ा, क्योंकि मुझे पता चला कि अब मेरा दोस्त कोमा में चला गया है। अब उसके घर वालों पर किस प्रकार का दौर गुजर रहा था ये तो वही जान सकते थे। मैं उसके घर पहुंचा और कुछ समय के लिए उसके घर वालों को मैं संभालने लगा, लेकिन डॉक्टर का मानना था कि वह कोमा से बाहर निकल सकता है। लगातार 2 दिन इसी तरह दुख में डूबने के बाद दिनेश को उसके घर पर लाया गया और उसके घर पर ले आने के बाद शायद वो सभी बातें भी सुन सकता था। कहते हैं कि कोमा के अंदर व्यक्ति अधमरा हो जाता है, ना ही तो वह जिंदा हो पाता है और ना ही वह मरता है। वह मौत और जिंदगी के बीच खड़ा रहता है। मैं अभी दिनेश के बगल में बैठा हुआ था कि अचानक से मुझे अपनी उंगली पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ, और जब मैंने अपनी उंगली की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरी उस छोटी सी उंगली पर पानी की बूंदें गिरी हुई थी। और फिर मेरी नज़र दिनेश की आंखों पर पड़ी तो मैं तो खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब की बार मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह दिनेश के वापस होश में आने का संकेत था।
मैंने दिनेश को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह टस से मस तक नहीं हुआ। फिर मैंने ये बात उसके सारे घर वालों को भी विस्तार से बताई, तो उसके घर वालों ने जल्द से जल्द घर पर एक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसके बाद जो बताया उसे सुनकर तो हम सभी थोड़े कंफ्यूज हो गए। डॉक्टर का मानना था कि या तो अब दिनेश को होश आ जाएगा या फिर वो कुछ ही टाइम के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने वाला है। डॉक्टर की बातें सुनने में काफ़ी अजीब लग रही थी। उसकी बातों पर विश्वास करना हमारा प्रथम कार्य था, लेकिन वो रात बीत जाने के बाद ही मुझे जो खबर मिली उसे सुनकर मैं खुशी के मारे उछल पड़ा। दरअसल इस बार खुद दिनेश ने मुझे फ़ोन मिलाकर खुशखबरी दी कि वह कोमा से लौट आया है। उस वक्त मैं सीधा दिनेश के घर पहुंचा और फिर हम लोगों ने किसी पार्टी का आयोजन करने की सोची, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह पार्टी उसके घर वालों पर या उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ बन सकती है। उस दिन घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। उस वक्त बूढ़ी अम्मा मिठाई का एक बॉक्स लेकर घर में दाखिल हुई तो उस छोटे से घर की लाइट अपने आप ही ऑफ ऑन होने लगी और तो उस घर का एक बल्ब तो अचानक ही टूटकर नीचे गिर गया और उसके कुछ देर के बाद ही ना जाने वह मिठाई का डब्बा एकदम से कहाँ गायब हो गया। सभी की आंखें बंद हो चुकी थी क्योंकि घर में अंधेरा फैल चुका था। और उसके बाद जब रोशनी वापस घर में लौटी तो सबने देखा कि घर के अंदर खून ही खून फैला हुआ था। अब वह खून किसका था यह तो जानना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वो मिठाई का डब्बा भी अब वहां से गायब हो चुका था, जो सच में एक हैरान की बात थी। उस वक्त मैं खुद उनके घर के अंदर मौजूद था, जिस कारण मैं इन सभी बातों पर काफ़ी आसानी के साथ विश्वास कर सकता था, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें अक्सर विश्वास करने के लायक नहीं होती, क्योंकि काफ़ी ही कम लोग इन सब बातों में विश्वास करते हैं। उस दिन जब पूरा का पूरा माहौल एकदम बिगड़ गया तो मैं भी घर लौट गया, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। धीरे धीरे रात का वक्त होने लगा और चारों तरफ ठंड की एक मोटी सी चादर बिछने लगी। ठंड उतनी ज़्यादा तो नहीं थी, मगर हाथ पैर कपकपा देने के लिए काफ़ी थी। मैं भी अपने घर में आराम से लेटा हुआ था कि एक बार फिर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर कुछ पल के लिए मैं दंग सा रह गया। फिर जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो दूर दूर तक घनघोर अंधेरा ही छाया हुआ था। गांव के बीचों बीच एक लाइट तो लगी हुई थी, मगर उसकी रोशनी में भी वो चमक नहीं थी जो उस अंधेरे को चीर पाने की क्षमता रख सके। तभी मैं वापस से घर के अंदर आ गया, क्योंकि बाद में मैंने भी उन चीज़ों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सुबह का माहौल हुआ तब जाकर मुझे पता चला कि अचानक ही हार्ट अटैक होने की वजह से दिनेश की मौत हो गई है। और ये बात मेरे लिए इतनी दिल दहला देने वाली थी कि अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या गया है और यह सब आखिर दिनेश के साथ ही क्यों हो रहा था। क्योंकि सबसे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के दौरान वह बाल बाल मौत के घाट उतरने से बचा, और इस बार तो सच में उसकी डेथ ही हो गई। लगातार 4 दिन तक एक जवान लड़के की मौत की वजह से पूरा गांव दहशत के माहौल में डूब गया। गांव के अंदर जोरदार सन्नाटा सब बिखर गया था। ऐसा लग रहा था मानो एक मौत की वजह से पूरा का पूरा गांव खंडर बन चुका है। लेकिन इस परिवार का हादसा यहीं पर ख़त्म कहाँ होने वाला था। लगातार 1 महीना बीत गया और तब जाकर थोड़ी थोड़ी शांति होने लगी, लेकिन माता पिता के चेहरों पर अब भी दुखों का माहौल झलकता रहता था। वह अब अंदर से टूटते जा रहे थे। बूढ़ी अम्मा का शरीर तो पहले से ही खराब हो चुका था और अब तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह चारपाई से भी उठ सके। लेकिन एक रात जब ये सारे दुख खत्म होने वाले थे, एक रात जो उस परिवार के लिए संपूर्ण तरीके से खात्मा बनकर आने वाली थी, वह अमावस्या की खौफनाक रात थी और रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। सन्नाटा इस कदर छाया हुआ था मानो आज गांव पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। घनघोर अंधेरे ने अपना जाल बिछा रखा था। दिनेश के मम्मी और पापा आज भी गम में डूबे हुए थे कि तभी अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, और दरवाजे की दस्तक इतनी जोर की थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज़ वहाँ चारों तरफ के इलाके में गूंज उठी, जिस कारण दिनेश के पापा अपनी जगह से उठे और उसके बाद वो दरवाजे के पास पहुँचे। लेकिन जब वह दरवाजे के पास पहुँचे तो वहाँ पर किसी भी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्हें लगा कि शायद उनके साथ कोई घिनौना मजाक कर रहा है, जिस वजह से वे आग बबूला हो उठे और इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकने लगे कि एक नरम व्यक्ति भी अपना गुस्सा छिपा ना पाए। और फिर उसके बाद गालियाँ देकर दिनेश के पापा घर के अंदर लौट आए, और घर के अंदर लौटने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिनेश के पापा के साथ साथ उसका पूरा का पूरा परिवार, ये बात एक रहस्य बनकर रह गई।
लेकिन इस रहस्य को सुलझा पाना तो दूर की बात थी, उस गांव के अंदर धीरे धीरे उस परिवार की आत्माएं भटकने लगी। लोगों का मानना है कि आज वो गांव कोई गांव नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान बन चुका है जो लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। कहते हैं कि रात में सरसराती ठंडी हवाओं के बीच उस जगह में भूतों का आतंक मचा हुआ है, जहां पर काफ़ी सारी आत्माएं मिलजुल कर अपना आतंक मचाती हैं। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने कुछ ही पलों में दिनेश के साथ साथ उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया? यह बात सिर्फ और सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन दोस्तों, मुझे आज भी खेद है कि मैं अपने उस दोस्त के परिवार को बचाने में नाकाम रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।